हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले दो लाइफ प्रोसेसेस कर ली हैं जो है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखिए लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लाइफ प्रोसेसेस हमने कहा वो सारी प्रोसेसेस है जो हमारे सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अब ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड जो है वो इस ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के थ्रू भी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। देखिए हमने कहा न्यूट्रिशन में कि हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, अब वो बॉडी सेल्स तक जाएगा। ठीक है, बॉडी सेल्स में कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमने कहा हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि हमने ऑक्सीजन ली ब्रीथिंग में और वो ऑक्सीजन फूड को तोड़ने में यूज हुई, बट वो सेल्स तक कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हम अगले लाइफ प्रोसेस जो करेंगे वो है एक्सक्रीशन। वेस्ट जो फूड है या अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसे बॉडी से रिमूव करना, वो कौन करेगा? एक्सक्रीशन में होगा, किडनी करेगी। बट वेस्ट को किडनी तक लेके कौन जाएगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या? एक्चुअली में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। या मूवमेंट अगर हम बात करें एक सब्सटेंस की जो एक पार्ट पे एब्जॉर्ब हो गया उसे दूसरे पार्ट तक लेके जाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब सिंपल ऑर्गेनिज्म, हम अमीबा की बात करते हैं, जो भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न से लिया मतलब बॉडी में गया, डिफ्यूजन से पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उन्हें कोई भी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था हम लाइफ प्रोसेस को 3 चीज़ों में पढ़ेंगे, प्लांट में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन में। आज हम पहले ह्यूमन में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन में सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका पार्ट है पंपिंग ऑर्गन। कौन सा पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में? ऑब्वियसली हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। दूसरी चीज जो इसमें है वो है सर्कुलेटिंग मीडियम, जो उस सब्सटेंसेस को सर्कुलेट, वो जिस मीडियम में सर्कुलेट होगी वो हो गया सर्कुलेटिंग मीडियम। अब सर्कुलेटिंग मीडियम बॉडी में 2 होते हैं, एक है ब्लड, एक है लिम्फ। ठीक है, हम दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा है सर्कुलेटिंग वेसल्स, जिन वेसल्स में वो मूव करेगा। अब 2 टाइप की वेसल्स हैं, एक जिसमें ब्लड मूव करता है जिसे हम ब्लड वेसल्स कहेंगे, और एक जिसमें हमारा लिम्फ मूव करेगा वो लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमंस के अंदर। पहला है पंपिंग ऑर्गन जिसे हम क्या, कौन है? हार्ट है। ठीक है, दूसरा सर्कुलेटिंग मीडियम जिसमें कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होगी, वो मीडियम 2 है हमारी बॉडी में, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। तीसरा है सर्कुलेटिंग वेसल। सर्कुलेटिंग वेसल्स में 2 चीजें आ गई, मतलब जैसे मीडियम 2 है तो दोनों मीडियम अलग अलग वेसल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मूव करेंगे। ब्लड मूव करता है ब्लड वेसल्स में, लिम्फ मूव करता है लिम्फेटिक वेसल्स में। तो आइए इन्हें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हार्ट की। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। इसमें जो है अगर हम बात करते हैं ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्म जो है उससे बना हुआ है। ठीक है, जो एक हम बात करते हैं एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है, मीजोडर्म इन ओरिजिन है। कौन सी जर्म लेयर से बना है? मीजोडर्म जर्म लेयर से बना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 लंग्स, जो 2 लंग्स के बीच में, मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी बताया था, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स।
लंग्स के बीच में होता है बट टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा तिरछा होता है। इसलिए हम कहते हैं ना हमारा हार्ट कहाँ है, हार्ट तो लेफ्ट में है बट बातें सही करता है। ठीक है, चलिए मजाक से आगे बढ़ते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, इसकी जो मतलब जो लास्ट का पार्ट होता है, इसलिए हम हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में मानते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसकी अगर साइज की बात करते हैं, हार्ट का जो साइज होता है वो हमारी फीस्ट के जितना होता है। फीस्ट मतलब हमारी मुट्ठी के जितना होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना। आप देखिए इस बॉडी में बहुत कुछ फिट है। तो हार्ट जो है फीस्ट के जितना है, दोनों लंग्स के बीच में है, मस्कुलर है। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। हमने 9th में पढ़ा है, इसमें कार्डियक टिश्यूज होते हैं जो पंप करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती है जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरीज से। हार्ट के बाहर की मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इसे शॉक से, ठीक है, और इंजरीज से। कोई भी शॉक ना हो, क्योंकि हार्ट पंप करेगा, दोनों मेम्ब्रेन टकरा सकती है, फ्लूइड जो है उसे इंटैक्ट रखेगा, शॉक से बचाएगा, इंजरी से बचाएगा। तो ये 2 चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। ह्यूमंस जो होते हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और हमारे हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। ठीक है, इसमें 2 चैम्बर जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। ऑरिकल या फिर उसे एट्रियम बोले जाते हैं। 2 चैम्बर तो ये होते हैं, और 2 जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये है लेफ्ट ऑरिकल या जिसे लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, ये है राइट ऑरिकल या जिसे हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं। नीचे के 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में एक वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम जो होता है वो इसे कंप्लीटली सेपरेट करता है। मतलब ये क्या सेपरेट करता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को राइट साइड से। हमारा जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वो राइट साइड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब कईयों का क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं कई लोगों के दिल में छेद है, होल इन द हार्ट। ठीक है, वो डिसीज क्या होती है, एक्चुअली उनके अंदर जो होता है, उनके जो सेप्टम होते हैं इसके अंदर होल होता है। ये सेप्टम करती क्या है, ये हमारे हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड को अलग करती है। देखिए हमारा जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बोनेटेड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मूव करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में मूव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे सेपरेट करता है सेप्टा। जो इस सेप्टम है वो इसे सेपरेट कर रहा है। जिनके अंदर ये हॉल हो जाता है उसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाती है और मिक्सिंग की वजह से उनकी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं बनती। ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, पहले हार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपर 2 चैम्बर्स की जिन्हें हम ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। ऑरिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होती है उन्हें हम कहते हैं ऑरिकुलर सेप्टम। नीचे जो वेंट्रिकल के बीच में से हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ओवरऑल हम इसे सेप्टम भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखिए ऑरिकल्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। ऑरिकल्स की वॉल थिन क्यों होती है? क्योंकि ऑरिकल्स बॉडी में से ब्लड को रिसीव करता है। तो जहां ऑरिकल में ब्लड आता है ना वो हमेशा लो प्रेशर से आता है, जबकि वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। जब वो पंप करता है, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो वो ब्लड को वेरी हाई प्रेशर के साथ बीट करता है, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, Why do ventricles have thick wall? Ventricles की wall thick क्यों होती है? Because ventricle pumps the blood with high pressure. Ventricle जो होता है वो blood को बहुत high pressure के साथ पंप करता है। तो ये अगर वॉल्स थिक नहीं होंगी तो वो वॉल्स फटने के चांस हो सकते हैं और ब्लड बॉडी में ऐसे ही फ्लश आउट हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो सकती है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक क्यों है, टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ हार्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग, बर्स्टिंग, क्योंकि वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड विद हाई प्रेशर, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें दो वॉल्स की, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होती है जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल। वैसे ही एक वॉल जो होती है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है और इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल्स जो होती है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, कि जब ब्लड इसमें से यहां आता है ना तो ये बंद हो जाती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वॉल्स। वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस उल्टा रास्ता नहीं जाने देना। ठीक है, तो ये वॉल्स वो काम करती हैं। तो हार्ट का सिंपल सी बात है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, इसका साइज हमारी फीस्ट के जितना होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल हैं। ऑरिकल्स थिन वॉल होती है, वेंट्रिकल्स थिक वॉल होती है, क्योंकि ऑरिकल्स रिसीव करती है ब्लड एट लो प्रेशर और जबकि वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड विद हाई प्रेशर। ठीक है, एक चीज और जो हमने 9th में पढ़ी है, हमने कहा कि इसके अंदर कार्डियक टिश्यू होता है, वो टिश्यू इसे इनेबल करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। ठीक है, ताकि हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली वर्क करे विदाउट गेटिंग टायर्ड। देखिए ये जो कार्डियक मसल्स है इन्हीं की वजह से हार्ट कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये एक हमारी बॉडी का ऐसा इकलौता ऑर्गन है जो हमेशा काम करता है बिना थके। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम बात करते हैं हमारे सर्कुलेटिंग मीडियम्स की। ठीक है, जो है ब्लड और लिम्फ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो है एक सर्कुलेटिंग मीडियम है, आप सबको पता ही है। ब्लड जो है अगर हम बात करते हैं, हमने 9th क्लास में ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस भी पढ़ा था। पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक सर्कुलेटिंग मीडियम है, रेड कलर का होता है। ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका फ्लूइड पार्ट, वो फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरे होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट सेल्स, या जिसे कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, मतलब उसका मतलब तो सेल्स ही होता है। ठीक है, जो सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट कवर करता है, मतलब ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, इट कंटेन 90% वाटर। उसके अलावा इसमें 10% आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, शुगर है, प्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। बात करें सेल्स की, तो सेल्स 3 टाइप के होते हैं ब्लड के अंदर। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा 9th वाला रिव्यू देती हूँ, फिर मैं आपको इनके फंक्शन बताऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इनके फंक्शन क्या हैं। देखिए हमने कहा कि प्लाज्मा 90% उसमें पानी है, मतलब एक फ्लूइड है जो ब्लड को एक्चुअली एक फ्लूइड बनाता है, एक जो है सर्कुलेटिंग मीडियम बनाता है। उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। 3 टाइप के सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है हमारी बॉडी में वो 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है। ये हमने 9th में थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो इसे रेड कलर देता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, वो बॉडी में जो है अगर हम बात करते हैं तो वो उनका जो नंबर है वो कुछ थाउजेंड्स में रहता है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स लेके चले तो 7000 से 11000 जो है उसे अप्रोक्स माना जाता है। वैसे तो 4000 से 11000 की रेंज में लिया जाता है पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तीसरे और ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के पड़े हुए हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, हमें अभी इसकी बात यहाँ पे तो मेन हमें इनके फंक्शन की बात करनी है।
तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का नंबर जो होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख या कई जगह 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब भी दिया हुआ है। मेन हम बात करते हैं इनकी फंक्शंस की कि ट्रांसपोर्टेशन में ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स। जो हमने कहा ना कि हमने फूड खाया, सिंपल पार्ट्स में टूटा, मतलब उसके सिंपल कंपोनेंट्स में टूटा, जैसे स्टार्च ग्लूकोज में टूटा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटे, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटे, वो कहाँ एब्जॉर्ब हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई में वो एब्जॉर्ब हो गए, वहां से वो कहाँ जाएंगे? बॉडी के सेल्स तक। वहां से उन्हें कौन कैरी करेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। इसके अलावा ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स को, जो बॉडी में ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, किडनी तक लेके जाता है वेस्ट को। ठीक है, और ये कुछ अमाउंट में गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली अगर कहें तो ऑक्सीजन को भी करता है। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो हमने कहा रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये जो है हमारी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब मेजर जो काम है आरबीसी का ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसे अभी डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, ये फाइट करने में हेल्प करते हैं या हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस को, पैथोजेंस को मार के उन्हें हमारी बॉडी को बचाने में काम करते हैं। ठीक है, और थर्ड अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स करता है हमारी बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे अगर हम आपने देखा हो किसी को भी कट लगा हो, कट लगते ही ब्लड कई बार निकलने लग जाता है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुक जाता है और वहां पे एक ब्राउन रेडिश ब्राउन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम क्लोट कहते हैं। तो प्लेटलेट्स उस क्लोट को बनाने में हेल्प करता है ताकि एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट है, पार्ट हैं ब्लड के, और ये उनका ट्रांसपोर्टेशन में रोल है। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस को करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, पैथोजन से, इन्फेक्शन से। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं? ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। तो ये जो थे ये था हमारे ब्लड के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? चलिए बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ भी एक सर्कुलेटिंग मीडियम है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये जो होता है स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है, इसके और अगर बात करें ब्लड की तो हमने उनके बीच में डिफरेंस 9th में पढ़ा है। ब्लड रेड कलर का है, लिम्फ कलरलेस या स्ट्रॉ कलर का होता है, मतलब बहुत लाइट येलो कलर का होता है। ब्लड में 4 कंपोनेंट्स, मतलब 4 चीजें होती है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। लिम्फ में 2 ही चीजें होती हैं। लिम्फ में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें ना ही आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इसलिए कलर इसका रेड भी नहीं होता। इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते, इसलिए ये क्लोटिंग में भी हेल्प नहीं करता। ठीक है, लिम्फ को कहा जाता है मिडल मैन ऑफ द बॉडी। इसे मिडल मैन क्यों कहते हैं? इसे मिडल मैन इसलिए कहते हैं कि जहां तक ब्लड नहीं जा पाता, कुछ ऐसे पार्ट्स यानी कुछ ऐसे सेल्स तक जहां ब्लड या ब्लड वेसल्स नहीं जा पाती, वहां पे लिम्फ जाता है। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी सेल्स तक और बॉडी सेल से ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड तक। तो ये टिश्यू और ब्लड के बीच में
कनेक्ट करता है, इसलिए इसे मिडल मैन भी कहते हैं। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये था लिम्फ। अब बात करते हैं सर्कुलेटिंग वेसल्स की। तो अब बात करते हैं सर्कुलेटिंग वेसल्स की। हमने कहा दो मीडियम है, दो फ्लूइड है जो मूव करते हैं बॉडी में, तो वो अपनी अपनी वेसल्स में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, अगर मैं पहले डिफरेंस से ही बात करते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अगर मैं आर्टरीज और वीन्स में बात करूं, आर्टरीज जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स, ठीक है, और वीन्स को हम कहते हैं कलेक्टिंग वेसल्स। क्योंकि आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, बॉडी पार्ट्स में दे के आती है, और वीन्स बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आती है कहाँ तक, हार्ट तक। इसलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स और इसे हम कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। इस पे भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई विच vessel is known as distributary vessel and why? Arteries are known as distributary vessels because arteries take blood from heart to body parts, different body parts. और veins are known as collecting vessels because veins collect blood from different body parts and take it to the heart. वो अलग अलग body parts से blood लेके आती है और heart तक लेके जाती है। दूसरी बात करते हैं, veins जो होती है वो डीपली इम्बेडेड होती है, वो हमारी स्किन के काफी नीचे होती है, ठीक है। जबकि अगर हम वीन्स की बात करते हैं, वीन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड, वो स्किन के काफी ऊपर मतलब काफी पास होती है, इसलिए जो हमें हमारे हाथों में ग्रीन ग्रीन दिख रही होती है ना, वो वीन्स होती है, ठीक है। दीज आर आर्टरीज क्या होती है, डीपली इम्बेडेड होती है, जबकि अगर हम बात करें वीन्स की, वीन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड। ये काफी ऊपर होती हैं और इजीली लोकेट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज थिक होती हैं, ठीक है, ये काफी थिक होती हैं, वीन्स थिन होती हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई आर्टरीज आर थिक वेयरएज वीन्स आर थिन। आर्टरीज थिक और वीन थिन क्यों होती हैं? देखिए हमने बात की थी ना कि वेंट्रिकल थिक होती है क्योंकि वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड को हाई प्रेशर के साथ, और वहां से जो ब्लड लेके कौन जाता है, आर्टरीज लेके जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स हैं तो वो ब्लड को लेके जा रही हैं, इसलिए जो आर्टरीज होती है वो काफी थिक होती है ताकि वो उस प्रेशर को होल्ड कर सके और फटे नहीं। वीन्स थिन होती है क्योंकि वो लो प्रेशर वाले ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। आर्टरीज आर थिक बिकॉज इट कैरीज ब्लड विद हाई प्रेशर, वो ब्लड को कैरी करती है हाई प्रेशर वाले को, जबकि वीन्स थिन होती हैं बिकॉज इट कैरीज ब्लड विद लो प्रेशर, इसमें जो ब्लड होता है उसका प्रेशर लो होता है। उसके बाद बात करें तो आर्टरीज में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नो वॉल इज प्रेजेंट, इसमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जबकि वीन्स में बात करें तो वीन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें वॉल्स क्यों होती हैं? क्योंकि वॉल्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है। देखिए आर्टरीज में ब्लड बहुत प्रेशर से जा रहा है, प्रेशर से जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा, बट वीन्स में ब्लड क्योंकि लो प्रेशर से जा रहा है, लो प्रेशर से जाने की वजह से वो बैक फ्लो भी कर सकता है, इसलिए वीन्स के अंदर हर थोड़े डिस्टेंस पे वॉल्स होती हैं, फ्लैप्स होती हैं जिन्हें वॉल्स कहा जाता है, वो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से याद रखिएगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि किसमें वॉल्स होती हैं, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। वीन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती है बिकॉज इट कैरीज ब्लड विद लो प्रेशर,
टू प्रोटेक्ट ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो, मतलब ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करते हैं आर्टरीज और वीन्स का, वो ये है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वीन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, वो पल्मोनरी आर्टरी है, और एक वीन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो पल्मोनरी वीन है। देखिए ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपके लिए सर्कुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि वीन्स डीऑक्सीजनेटेड को करती है। दोनों का एक एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ। चलिए एक बार क्विक व्यू लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस का। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स है, क्योंकि वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से लेके। वीन्स कलेक्टिंग वेसल्स है, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेके आती है। आर्टरीज डीपली एम्बेडेड है, स्किन के काफी नीचे होती है। वीन्स सुपरफिशियली लोकेटेड है, काफी ऊपर होती है स्किन के, बहुत मतलब ज्यादा लेयर्स नीचे नहीं होती, इजिली विजिबल भी होती है। इसमें ये थिक होती है आर्टरीज, वीन्स थिन होती है। आर्टरीज में कोई भी वॉल नहीं होती, क्योंकि उसमें ब्लड हाई प्रेशर के साथ जाता है। वीन्स में जो है ब्लड वॉल्स प्रेजेंट होती है, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि वीन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर पे होता है, तो उनके बैक फ्लो होने के चांस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टरीज की। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ब्लड विद ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मूव कर रही है, तो ये वो वाला ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ एक आर्टरी बॉडी में ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, सिर्फ एक वीन ऐसी है जो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। मेन आर्टरी बॉडी में जो है वो ओर्टा है, और मेन वीन जो बॉडी में है वो वेना कावा है। उसके बाद हम एक कैपिलरीज की भी बात करते हैं। कैपिलरीज काफी थिन होती है, वो आर्टरीज और वीन्स के बीच में कनेक्शन का काम करती है, ठीक है। देखिए आर्टरीज काफी थिक है, हमारे सेल तो बहुत छोटे होते हैं, तो आर्टरीज फर्दर कैपिलरीज के साथ अटैच होती है, और कैपिलरीज ब्लड को बॉडी तक लेके जाते हैं, फिर वही वहां से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और वीन्स तक लेके आते हैं, तो वो इन दोनों के बीच का काम करती है, ठीक है। तो ये था आर्टरीज और वीन्स के बारे में। अब बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल के बारे में। देखिए उसके बारे में इतना कुछ खास है नहीं। स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो कनेक्ट होकर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, या लार्ज लिम्फेटिक वेसल फर्दर छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल से कनेक्टेड होती है, जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये था हमारे तीन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट। पहला था हमारा पंपिंग ऑर्गन, हार्ट का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात की हमारे सर्कुलेटिंग मीडियम ब्लड और लिम्फ की, कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर हमने बात करी हमारी वेसल्स की। अब हम बात करते हैं हमारे अंदर सर्कुलेशन की। ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है वो होता है डबल सर्कुलेशन। आइए उसे समझते हैं कि कैसे होता है। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन अ सिंगल टर्न, ठीक है। या टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट से ब्लड 2 बार फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड जो होता है ट्वाइस फ्लो करता है हार्ट से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के सर्कुलेशन आते हैं, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, मतलब इसमें 2 टाइप्स की सर्कुलेशन होती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है ब्लड का फ्लो लंग्स और हार्ट के बीच में। हार्ट लंग्स से ब्लड हार्ट तक जाना और हार्ट से लंग्स तक जाना, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू द लंग्स, ये लंग्स से रिलेटेड वर्ड है। लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ब्लड का फ्लो होना हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से हार्ट तक। देखिए एक सिंगल साइकिल में, एक साइकिल को कंप्लीट करना मतलब एक हार्ट बीट को कंप्लीट करना। एक हार्ट बीट में जो होता है हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो करता है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से। इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और इसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन आते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। आइए इसे मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम से समझाती हूँ। चलिए आइए मैं आपको फ्लो चार्ट से मतलब एक सिंपल से डायग्राम से समझाती हूँ ये कैसे होता है। मैं आपको दोनों डायग्राम से एक बार बताऊंगी। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारी ऑक्सीजन जो है लंग्स तक चली गई, लंग्स में एल्विलोई तक आ गई। एल्विलोई वस्कुलराइज्ड होती है, मतलब उसके साथ ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, तो वहां से होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो लंग से ब्लड में जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वीन। देखिए पल्मोनरी वर्ड मैंने आपको बताया कि वो किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वीन मैंने आपको ये भी बताया था कि सारी वीन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ एक पल्मोनरी वीन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वीन लाएगी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी पार्ट्स तक। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ तक लाती है? लेफ्ट आर्टरियम तक लाती है। लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक एक वॉल के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल। देखिए वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? पल्मोनरी वीन। कहाँ तक लाती है? लेफ्ट आर्टरियम तक। ध्यान रखिएगा लेफ्ट पार्ट तक, लेफ्ट आर्टरियम तक। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तक एक वॉल के थ्रू जिसका नाम बाइकस्पिड वॉल है। जब हार्ट पंप करेगा, बीट करेगा, उस बीट में प्रेशर क्रिएट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाती है? मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का नाम है ओर्टा। वो ओर्टा बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लेके जाती है। अब यहाँ से बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन चली गई। हमने रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन चली गई तो यहाँ पे जो ग्लूकोज था वो टूटा, मतलब वो C6H12O6 सिंपल फूड जो है वो टूटा ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या बना? CO2, वाटर और एनर्जी। वो एनर्जी बॉडी पार्ट्स में यूज हो गई, ठीक है, एक्टिविटीज करने के लिए। वाटर हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करने में यूज हो गया। और CO2 टॉक्सिक है, फिर वो CO2 यहाँ से बॉडी के सेल्स से कौन लेके जाएगा? वीन, क्योंकि वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो बॉडी पार्ट से वो CO2 वाला ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? मेन वीन, जिसे वेना कावा कहते हैं। वो वेना कावा कहाँ तक लेके जाएगा? राइट आर्टरियम तक। वो राइट आर्टरियम तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गया। यहाँ से वो ब्लड कहाँ तक जाएगा? राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। किसके थ्रू? एक वॉल के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक आया। फिर वही जब हार्ट पंप करता है, बीट करता है, तो यहाँ वेंट्रिकल से वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ तक? लंग्स तक। देखिए पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। मतलब एक ही चीज याद रख लीजिए, पल्मोनरी वर्ड आर्टरी है या वीन है, ये वो वाला काम नहीं कर रही जो मेन आर्टरीज और वीन्स कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन है तो दोनों तरफ पल्मोनरी वाली आर्टरी और वीन ही आएगी। तो एक बार दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हमने सांस ली, लंग्स तक गई, लंग्स से वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन लेफ्ट आर्टरियम तक लाई, वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया बाइकस्पिड
वॉल के थ्रू। फिर जब हार्ट ने पंप किया ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी ओटा उसे कहाँ तक लेके जाएगी, बॉडी पार्ट्स तक। बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन यूज होगी सेल्स में फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगी। वो CO2 वाला ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, वेना कावा। बॉडी पार्ट से वो ब्लड को लेके जाएगा कहाँ तक, हार्ट तक। वो हार्ट तक के कौन से पार्ट तक लेके जाएगा, राइट आर्टरियम तक। राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल तक। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। फिर जब हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ तक चला जाएगा, लंग्स तक, जहां पे दोबारा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ठीक है, अब देखिए लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है, जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन के थ्रू हो रहा है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। और हार्ट और बॉडी पार्ट्स में जो सर्कुलेशन है उसे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। दूसरी चीज जो याद रखना, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी के और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 के 3 आपके लिए नंबर पॉइंट है, मतलब बहुत इजीली आप इसे अटेन कर सकते हैं अगर आपको ये सिंपल से फ्लो चार्ट से ये समझ आ गया। इसी को ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत आसान है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। पॉइंट्स में लिखिए, 2 टाइप के पहले डेफिनेशन लिखिए, 2 टाइप के सर्कुलेशन है इसमें, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक, उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए। स्टेप्स लिख दिए, कैसे ब्लड कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, सिंपल। इस हार्ट के डायग्राम से समझाऊं तो सबसे पहले पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग से कहाँ तक, लेफ्ट आर्टरियम तक। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल है, यहाँ से ब्लड वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। जब ये पंप करेगी तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, ओटा में। ओटा के थ्रू वो कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में वो यूज हो गया, फिर वो वेना कावा से आया। देखिए कई बुक्स में वेना कावा भी 2 टाइप की दिया है, सुपीरियर और इंफीरियर। एक जो लोअर बॉडी से लाती है इंफीरियर वाली, और जो अपर पार्ट से, क्योंकि देखिए हार्ट के अपर पार्ट मतलब हेड रीजन से भी हार्ट तक ब्लड आएगा, और लोअर पार्ट मतलब लेग्स और फिट से भी हार्ट तक ब्लड आएगा। तो वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा हो गई, जो ब्लड को लेके आ रही है। वो कलेक्ट करके ब्लड को कहाँ लाएगी, राइट आर्टरियम तक। राइट आर्टरियम से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल तक। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। फिर वहां से जब पंप होके वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, ताकि दोबारा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुके। तो ये था सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक जो है मैंने आपको कहा था मैं गैसेस का ट्रांसपोर्ट बताऊंगी, वो एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में 2 गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल में प्रोटीन होता है उसके साथ बाउंड होती है, बाउंड होकर बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस फॉर्म में ये ब्लड में मूव करती है और सेल्स तक जाती है। 3% ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व फॉर्म में जाती है प्लाज्मा में, मतलब प्लाज्मा में घुल के उस फॉर्म में बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम CO2 की। CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट्स, मतलब वो हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बाइकार्बोनेट्स बना देती है, और इस फॉर्म में वो ब्लड में मूव करती है प्लाज्मा में। ठीक है, 23% जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाती है और बाउंड होके बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और इस फॉर्म में वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और 7% ऐसी होती है जो डिसॉल्व फॉर्म में मूव करती है प्लाज्मा में। दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए थे वो है, एक तो हार्ट बीट। हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है 1 मिनट में, वो है 72 टाइम्स। ह्यूमन हार्ट जो है वो 1 मिनट में बीट करता है 72 टाइम्स। ठीक है, 1 मिनट में ये 72 टाइम्स बीट करता है, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्लड जो है लेफ्ट साइड से भी पास करता है और 72 टाइम्स जो है वो राइट साइड से भी पास करता है।
ठीक है, मतलब हार्ट इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब देखिए हार्ट बीट की तो हमने बात कर ली, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, क्योंकि हमने कहा है आर्टरीज में ब्लड जाता है हाई प्रेशर के साथ, तो जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में जा रहा होता है तो वो उसकी वॉल्स पे एक प्रेशर लगाता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल्स पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम जनरली दो टाइप के इसमें पढ़ते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जो प्रेशर आता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो होता है नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं, इसकी रेंज होती है 120 mmHg। एक नॉर्मल पर्सन में जो सिस्टोलिक प्रेशर की रेंज होती है वो होती है 120 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जबकि डायस्टोलिक की बात करते हैं तो डायस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो वीन्स ब्लड लेके आती है, ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आना था, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब जो प्रेशर लगता है वो डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक की जो नॉर्मल रेंज है वो 80 mmHg है नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है। तो ये 120 और 80 ये मेजर किससे की जाती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर को काउंट किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली, अगर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये 120/80 है, पर कई बार एक पेशेंट्स में जो है ये 140/90 रेगुलरली आ रहा होता है। तो ऐसे पर्सन्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, या जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब एक पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 140 से 90 रहने लग जाए तो उसे हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में देखिए, अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा या सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नेचर से गैसेस ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, और वो उनकी हेल्प से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बढ़ते जाएंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट को CO2 चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। बट अगर हम हालांकि बात करें, क्योंकि हमें पता है प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, तो इसकी एनर्जी नीड्स कम रहती है। तो हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो लेस एनर्जी नीड्स पे भी वर्क करे, ठीक है। तो प्लांट्स में जो है जनरली अगर हम बात करते हैं दो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की, हम मेनली बात करेंगे, वो है वाटर, जिसमें मिनरल्स डिजोल्व होते हैं, मतलब वाटर एंड मिनरल। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इसमें जो होता है वो होता है फूड का। प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? वो करते हैं जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है जो प्लांट में वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल करता है। फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, ठीक है। ये हमने 9th में भी पढ़ा है कि ये दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बनते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ जो हमने 9th में पढ़ा है। जाइलम इज अ वस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम प्लांट। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं, प्लांट जो होता है CO2 लेता है एयर से, स्टोमेटा की हेल्प से, स्टोमेटा लीव्स में है। बट प्लांट वाटर और मिनरल कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो उसका पार्ट जो सॉइल के कांटेक्ट में होगा वही वाटर और मिनरल लेगा, तो वो कौन लेता है? रूट्स लेती है। अब रूट्स में, बट
फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स में होती है, मतलब लीव्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा, तो उसे ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है ट्रैकीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर। तो 4 कंपोनेंट्स है जाइलम के, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? इनके स्ट्रक्चर्स परफोरेटेड होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रैकीड्स और वेसल्स की बात कर रहे हैं, ट्रैकीड्स और वेसल जो है वो मेन कंडक्टिंग पार्ट है जाइलम का, जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करती हैं सोइल से लीव्स तक, मतलब रूट से लीव्स तक, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर फूड स्टोर होता है जो जाइलम को मूव करने के लिए एनर्जी देता है। फाइबर इसे स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब इन 4 की हमने बात करी थी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो लिविंग है, बाकी तीनों टाइप के सेल्स जो है वो क्या है? डेड सेल्स हैं। ये डेड सेल्स से बने हुए हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं दोनों परफोरेटेड होते हैं, मतलब इनमें पोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, थर्ड है इसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 टाइप के सेल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए फ्लोएम फाइबर जो है वो इसको मजबूती देगा, स्ट्रेंथ देगा, जैसे इसमें जाइलम फाइबर दे रहा था, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेगा। मेन जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइबर डेड होता है, बाकी तीनों टाइप के जो होते हैं वो लिविंग्स होते हैं, मतलब बाकी सारे सेल लिविंग होते हैं, सिर्फ फाइबर के सेल डेड होते हैं। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स की हम जो बात कर रहे हैं वो है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक सीव ट्यूब होती है, सीव प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें सीव पोर होते हैं, इसके साइड में कंपेनियन सेल होती हैं, एक साइड में पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये है पैरेन्काइमा, ये है सीव प्लेट, ये पूरी सीव ट्यूब है, इसमें ये सीव पोर्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। देखिए अब हमने सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा ट्रैकीड्स और वेसल परफोरेटेड होते हैं, मतलब इनमें पोर्स होते हैं। इसमें ये 2 जो एलिमेंट्स हैं ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। कंडक्टिंग मतलब जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बाकी 2 एलिमेंट्स उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे ही इसमें जो 2 कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स हैं। ये दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। मेनली फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट होता है, कंपेनियन सेल उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें फूड स्टोर होता है पैरेन्काइमा में, फाइबर स्ट्रेंथ देता है, जैसे जाइलम में स्ट्रेंथ दे रहा था, इसमें और इसमें दोनों में पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहे हैं, मेन ये दोनों काम कर रहे हैं। देखिए अब इसमें सीव ट्यूब में भी पोर्स हैं बट कंपेनियन सेल में नहीं है। तो बोर्ड में एक क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में ये भी आ सकता है कि विच कंडक्टिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट आर नॉन परफोरेटेड। ऐसा कौन सा कंडक्टिंग एलिमेंट या ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है जो परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स नहीं होते? ऑप्शन आ जाएंगे ट्रैकीड्स, वेसल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। ट्रैकीड्स में भी पोर्स है, वेसल्स में भी है,
सीव ट्यूब में भी है बट कंपेनियन सेल में पोर्स नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल्स। ठीक है, बाकी हमने बात कर ली थी कि जाइलम में 3 डेड सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, फ्लोएम में 3 लिविंग होते हैं और सिर्फ फाइबर्स डेड होते हैं। ठीक है, तो ये थे कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम में। हमने कहा जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बाय डायरेक्शनली, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो ये थे जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते कैसे हैं। मतलब पहला टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको जाइलम के बारे में बताया कि जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहली है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, और दूसरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए ये नंबर अटेन करना बहुत इजी हो जाएगा। रूट प्रेशर थ्योरी क्या होती है। रूट प्रेशर थ्योरी होती है, देखिए हमें पता है प्लांट को पानी सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सॉइल से किसकी हेल्प से लेते हैं, रूट्स की हेल्प से लेते हैं, क्योंकि सॉइल के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है वो रूट्स ही होती है। रूट से प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, किसकी हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से या डिफ्यूजन की हेल्प से। अब पानी यहाँ पे आ गया कहाँ पे, रूट्स में। रूट्स में आने से क्या होगा, वहाँ पे एक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पानी रूट्स में ज़्यादा होगा स्टेम में कम होगा। तो वो हम पढ़ते हैं ना कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो रूट प्रेशर थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर from soil with the help of roots। roots की हेल्प से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। दिस क्रिएट्स, वो क्या क्रिएट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट्स। रूट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा विच पुश वाटर, जो पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू जाइलम। वो जाइलम की हेल्प से पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगा। बट क्या है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है ऊपर की तरफ वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होगा। ठीक है, दिस प्रेशर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ये जो प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इट इज एप्लीकेबल, hence it is applicable for herbs और shrubs। तो इसलिए ये जो है एप्लीकेबल होता है herbs और shrubs के लिए, मतलब स्मॉल साइज प्लांट्स के लिए। बट ट्रीज में ये इतना वर्क नहीं करता ड्यूरिंग डे टाइम। देखिए दिन में क्या होता है, प्लांट्स को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, फूड प्रिपेयर करना है। बट ये प्रेशर इतना स्लो है कि धीरे धीरे पानी ऊपर जाएगा, तो इतना ज़्यादा मेजर ड्राइविंग फोर्स नहीं है। बट ये मेजर ड्राइविंग फोर्स है ड्यूरिंग नाइट। नाइट में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करती है। इट इज मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रात को सबसे बेस्ट वर्क करती है, क्योंकि रात को पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो पानी ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, तो प्लांट को पानी ऐसा नहीं है कि रात को चाहिए नहीं, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, बॉडी की प्रोसेसेस के लिए चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो रात को ये बेस्ट वर्क करती है क्योंकि रात को स्ट्रोमेटा क्लोज होती हैं।
स्टोमेटा बंद होने से ट्रांसपीरेशन रात को होता नहीं है, वैसे भी सनलाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। ठीक है, दूसरी थ्योरी क्या है, ट्रांसपीरेशन। पहले मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, फिर मैं आपको दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूंगी। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। हमने पहले भी पढ़ा है ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप बन के, थ्रू सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस से, लीव्स के सरफेस से पानी का इवेपोरेट हो जाना, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है वैक्यूम, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाना पानी लूज होने की वजह से, एंड सक्शन फोर्स हो जाती है क्रिएट, जो पानी को पुल करती है, विच पुल वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम सेल्स। देखिए इसमें क्या होता है, जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक सक्शन फोर्स लगता है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। इसमें पुश फोर्स था, इसमें पुल फोर्स है। ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये दिन में मोस्टली वर्क करता है। वैसे मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि हम प्लांट्स को जितना पानी देते हैं उसमें से 90% पानी जो होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे एक सक्शन फोर्स लगेगा जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा, किसके थ्रू, जाइलम सेल्स के थ्रू। ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दिन में तो ये वर्क करती है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में ये वर्क करती है और रात को वो वर्क करती है। वैसे ये मेनली ट्रीज के लिए सबसे बेस्ट यही काम करती है, पर दिन में तो ये रूट्स जो है हर्ब्स और श्रब्स में भी काम करती है। इसका दूसरा नाम कोहेजन टेंशन थ्योरी भी है, क्योंकि इसमें सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, एक बार दोनों दोबारा से समझा रही हूँ। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, जब प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो रूट्स में पानी ज्यादा होने की वजह से वहां ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है, तो पानी ऊपर की तरफ पुश होता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब जाइलम के थ्रू जाता है। ये प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये ज्यादातर हर्ब्स और श्रब्स में तो काम करता है, बट ट्रीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये बेस्ट वर्क करता है। इट इज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि रात को स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो रूट प्रेशर थ्योरी से होता है। दूसरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसे कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, सरफेस ऑफ लीव से। जब लीव से वाटर इवेपोरेट हो जाता है वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो पानी को पुल करता है रूट से लीव्स तक जाइलम के सेल से। ये जो है एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो दिन में सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स की। देखिए फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स में जो खाना है वो किससे बनता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस सनलाइट, वाटर एंड CO2 और उससे वो फूड बनाता है। अब फूड जो है, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट में बनता है, तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और अदर मेटाबोलाइट्स जो प्लांट में बनते हैं, कहाँ पे, लीव्स में मेनली बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन दूसरे पार्ट तक जो होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वैसे तो इसमें एक और चीज़ होती है, अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की। प्लांट में हार्मोन्स जो है वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं
शूट्स में और रूट्स की टिप्स में, और प्लांट में वो हार्मोन अलग अदर पार्ट्स में भी यूज होते हैं फॉर द ग्रोथ। प्लांट को ग्रोथ के लिए हार्मोन्स चाहिए, तो इन सब की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे होती है उसकी बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हम एक सिंपल सी थ्योरी पढ़ेंगे जिसे हम ट्रांसलोकेशन या सोर्स सिंक रिलेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble product of photosynthesis, मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है उसके ट्रांसपोर्ट को कहां से? फ्रॉम लीव्स टू other part of plant where it is stored or utilized। देखिए प्लांट में खाना जो होता है वो हमें पता है लीव्स में बनता है, ठीक है, मेनली लीव्स में बनता है। वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होना कहाँ तक? किसी और पार्ट तक जहाँ पे वो स्टोर या यूटिलाइज होता है, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये सोर्स और सिंक का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब है जहाँ पे खाना बन रहा है। खाना कहाँ बनता है? मेनली लीव्स में, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में लीव्स में बनता है। और वो स्टोर कहाँ होता है या यूटिलाइज कहाँ होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है। देखिए अगर मैं सिंपल सा कहूँ, कुछ प्लांट में खाना स्टोर होता है मेनली लीव्स में, बाकी पार्ट्स में थोड़ा बहुत होता है। जैसे स्पिनक है जिसे हम पालक कहते हैं, मिंट हो गया, पुदीना, केल हो गया, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया हो गया, तो इन सब में लीव्स में खाना स्टोर है। अगर हम कुछ और प्लांट्स की बात करें तो जैसे जिसमें रूट्स में स्टोर होता है कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेम की तो कुछ प्लांट में खाना स्टेम में भी स्टोर होता है, जैसे पोटैटो, जैसे शुगर केन। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होना, मतलब लीव से उस पार्ट तक होना जहाँ पे ये स्टोर या यूटिलाइज होता है, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। सोर्स मतलब जहाँ खाना बन रहा है, सिंक मतलब जहाँ स्टोर हो रहा है, इसलिए इसे सोर्स सिंक रिलेशन भी कहा जाता है। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल में तो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सिर्फ फिजिकल फोर्सेस जो होती है वो उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपिरेशन पुल वर्क करता है, जिसे हम सक्शन फोर्स कहते हैं, या फिर अगर हम रूट प्रेशर थ्योरी में पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करता है। मतलब सिंपल फिजिकल फोर्सेस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। बट यहाँ पे जो होता है एक्चुअल एनर्जी यूज होती है, इट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी को यूज करता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में यूज करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमने कहा एटीपी की फॉर्म में हो रहा है, बट आपको पता है खाना बनता है इस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, बट वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। सबसे पहले ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? सुक्रोज में, ठीक है। और ये सुक्रोज ही जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से? लीव से। इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू कहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो रही है? अदर पार्ट्स थ्रू सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की हेल्प से होती है, ठीक है, along with help of adjacent companion cell। देखिए सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट उसके साथ जो कंपेनियन सेल होते हैं वो इसे हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इससे हेल्प तो कर दिया, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम, अगर हम इसमें ये ना भी लिखे फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, तो हम इसे क्या लिखेंगे? फ्रॉम रीजन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट अकर्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है। अब ये कैसे होता है ये आपको समझाती हूँ सिंपल सा।
देखिए हमने कहा खाना बन गया लीव्स में, वहाँ से वो सीव ट्यूब में चला गया, मतलब फ्लोएम में चला गया। अब फ्लोएम में एनर्जी का यूज़ होगा खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट एक प्रेशर वहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ये साइड बाय साइड मतलब एडजेसेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो जब खाना बनता है वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो वाटर जो होता है वो जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। हाई प्रेशर होने से वो जो है लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो इसलिए हमेशा खाने का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, जबकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। हमेशा पानी रूट से लीव्स तक जाता है जाइलम के थ्रू, मतलब वो एक यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी है और नीचे भी है, ये भी इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे रही हूँ। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होना सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में जहाँ पे वो स्टोर या यूटिलाइजेज होते हैं। इसमें एनर्जी का यूज होता है एटीपी की फॉर्म में, और ये फॉर्म किस फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, और सुक्रोज से वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, लीव्स और अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, किसके थ्रू, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की हेल्प से। ठीक है, और ये हमेशा एक हाई रीजन से लो रीजन मतलब हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बात करते हैं। देखिए हमने ह्यूमन में पढ़ा है, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमें पता है हार्ट एक मेन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन है। ठीक है, बट अगर हम अलग अलग एनिमल्स की बात करते हैं, अलग अलग वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब हमारे में तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल थे, लेफ्ट साइड राइट साइड से कंप्लीटली सेपरेट था। इनमें एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। ब्लड मिक्स होने की वजह से क्या है, बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अब ऑरिकल में तो ब्लड सेपरेट हो जाता है, बट वेंट्रिकल में दोबारा से मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने से बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इसलिए ये अपना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, तो ये अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर सकता है। लास्ट में बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की। बर्ड्स और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब हम जो है ह्यूमन वो मैमल्स में ही आते हैं, तो हमारे में 4 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब जिसकी वजह से हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। सेपरेट रहने की वजह से इनफ ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स में जाती है, इनफ एनर्जी बनती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसलिए गर्मी हो या सर्दी हो, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इसी से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में भी है, इसी से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बहुत बार आया। क्वेश्चन क्या है, why birds and mammals have 4 chambered heart, या why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in birds and mammals। कि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट क्यों होना चाहिए? इनमें इसलिए सेपरेट होना चाहिए ताकि मिक्सिंग ना हो,
बॉडी में इनफ ऑक्सीजन जाए, इनफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो, एनर्जी प्रॉपर बने जो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये थे कुछ अलग अलग एनिमल्स में हार्ट के स्ट्रक्चर की बात। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।